दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है भोजन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और जो भी जीव जिस प्रकार भोजन करते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन की प्राप्ति हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से होती है, जैसे कि पौधे एवं जंतुओं से। अब आगे हम लोग समझेंगे कि इन खाने के आधार पर हमें किन किन प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि एक जीव जंतु होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी और एक होते हैं सर्वाहारी। तो किन्हें सर्वाहारी कहेंगे, किन्हें मांसाहारी कहेंगे और किन्हें हम शाकाहारी कहेंगे। आइए समझते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे कि गाय। क्या बोला कि ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं या उसके उत्पाद से बने कोई भी चीज खाते हैं, यानी कि भोजन खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, बकरी इत्यादि। इस टाइप का याद कर सकते हैं कि जो पौधे में उससे उत्पाद के बने चीज को खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे मांसाहारी। ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। या कि मांस खाते हैं, दूसरे जंतुओं खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि शेर, बाघ, गीदड़, इन लोग क्या करते हैं कि दूसरे जंतुओं को खाते हैं, इन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या है कि वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, यानी कि दोनों को खाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी। वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे मनुष्य। मनुष्य देखिए, पौधे से भी वस्तु को जो मिलते हैं हम लोग, जैसे कि पालक हो गए, या फिर हम लोग अलग अलग चीज, जैसे कि हम लोग मांस भी खाते हैं, जैसे कि मुर्गा का मांस, ये सब का जो हम लोग खाते हैं, तो एक प्रकार क्या होगा, हम जंतु को भी खा रहे हैं और पौधे से भी प्राप्त वस्तु को खा रहे हैं। तो जो मनुष्य होते हैं, या कुत्ता हो गया या बिल्ली हो गया, तो ये जो हो गए एक प्रकार कैसे जीव होंगे? तो सर्वाहारी जीव हो गए, यानी कि सर्वाहारी कहा जाता है। तो आप लोग को यह चीज समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए हमें यह आवश्यक है। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा, इसलिए हमें क्या है? भोजन की जरूरत है। तो भोजन क्यों जरूरी है? तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए, याद रखिएगा। आगे है कि भोजन के आवश्यक घटक जिन्हें हम पोषक कहते हैं। देखिए, भोजन जिस जो भी चीज़ हम खाते हैं हमको एक तरह से क्या मिलता है? पोषक मिलता है। और आवश्यक घटक जरूरी का जो भी चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। तो आइए हम पोषक तत्व के बारे में पढ़ते हैं। पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। जैसे कि हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, खाना यानी कि भोजन, हम लोग कोई भी फूड लेते हैं, फूड कोई भी फूड हम लोग लेते हैं, तो हमको अलग अलग प्रकार से चीज़ से, किसी से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी से हमको प्रोटीन मिलता है, किसी से वसा मिलता है, किसी से विटामिन मिलता है और किसी से खनिज लवण भी मिलता है। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या है? तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। आगे बढ़ते हैं कि देखिए, पोषक तत्व पोषक तत्व और उनके कार्य को देखते हैं कि कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेरा शरीर में क्या काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, जो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है वो हमको ऊर्जा देने का कार्य करता है, ऊर्जा देने के कार्य करते हैं। अब प्रोटीन है, वो शरीर के वर्धक एवं भोजन एवं टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। जैसे कि देखिए, अगर शरीर में कभी जख्म हो जाए या कुछ कट जाता है तो उसको भरने का काम कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन में हम लोग क्या सीखें कि भोजन, शरीर वर्धक भोजन या टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने में सहायता करता है। आगे समझते हैं कि विटामिन एवं खनिज लवण ये क्या करते हैं? तो स्वस्थ रहने में सहायक, रोग से लड़ने में सहायता करते हैं। देखिए, अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमें रोग से लड़ने में कठिनाई होगी। और खनिज लवण भी क्या करता है? तो स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करता है। जैसे कि रुक्षांश,
अब आगे है रुक्षांश। तो बिना पहुंचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। यहाँ पहुंचे नहीं होगा, पाचन। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। अगर जो भी भोजन हो गए और जो नहीं पचे, वो रुक्षांश के सहायता से वो बाहर निकल जाते हैं। तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता कौन करता है? तो रुक्षांश करते हैं। आगे हम लोग समझते हैं जल। तो जल का क्या काम है? तो पोषकों को अवशोषित करने में सहायता होता है। जैसे कि जल अगर नहीं रहेगा तो उनको अवशोषित कौन करेगा? तो देखिए, जैसे कि पोषक में क्या हम लोग पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े? तो हम लोग पढ़े विटामिन। तो जो ये चीज़ चार गो होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सबको अवशोषित कौन करेगा? तो जल करता है। तो पोषकों को अवशोषित करने में सहायता कौन करता है? तो जल। इस चीज़ को हम समझेंगे कि पोषक तत्व एवं उसके कार्य को। आगे हम लोग बढ़ते हैं विटामिन के प्रकार। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के प्रकार। जैसे कि हम लोग ने देखे अभी कि विटामिन क्या काम करते हैं, तो हमको स्वस्थ रहने में और रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे अलग अलग विटामिन के प्रकार को। तो पहला देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का इसका कार्य क्या है? तो यहाँ थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया है। इसका कार्य है आंखों को स्वस्थ रखना। इसका काम क्या है? आंखों को स्वस्थ रखना काम है इसका। और इसके कमी से, मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए अगर हम लोग का शरीर में नहीं रहेगा तो हम लोग को आँख में अच्छा से मतलब नहीं दिखाई देगा या आँख दर्द करने लगेगा। तो विटामिन ए का कार्य है कि आंखों को स्वस्थ रखता है, पहला चीज़। अगर इसका कमी हो जाएगा तो क्या बीमारी हो जाएगा? तो दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता मतलब नहीं दिखाई देगा। और एक होता है रतौंधी। रतौंधी मतलब कि शाम के टाइम नहीं दिखाई देने लगेगा, जिसे रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हो गए दृष्टिहीनता एवं रतौंधी। आगे हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी। विटामिन बी का काम क्या है? तो हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। देखिए विटामिन बी जो है वो ब्लड से संबंधित है। मतलब कि देखिए हृदय को यानी कि हार्ट को सही रखता है, और परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड को सर्कुलेशन के लिए ये अच्छा विटामिन माना जाता है। इसके कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं? तो कमी से होने वाले रोग हैं बेरी बेरी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। तो आप लोग याद कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जानेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी के पहले जानते हैं कार्य। तो विटामिन सी का कार्य क्या है? तो रोगों से लड़ने में सहायता करता है। और इसके कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग क्या हैं? तो स्कर्वी। विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? स्कर्वी हैं। तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का पहले कार्य जानेंगे। तो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। जैसे कि अगर हड्डियों और दांतों के लिए जो कैल्शियम की जरूरत होता है, इसको मजबूत कौन रखता है? हड्डी और दांत को, तो कैल्शियम। तो इसका उपयोग करने में सहायता कौन करता है? तो विटामिन डी। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ई। विटामिन ई, इसका कार्य क्या है? तो त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से होने वाले रोग, तो इसकी कमी से होने वाले रोग हैं त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। देखिए त्वचा, अगर विटामिन ए का कमी हो जाएगा तो त्वचा खराब होने लगेंगे, और फिर तुम्हारा प्रजनन को प्रभावित करेगा। प्रजनन यानी कि जनन क्षमता में कमी आ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से आता है? तो विटामिन ई की कमी से। तो यह चीज़ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग विटामिन के। विटामिन के का कार्य पहले जानते हैं कि रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के का अगर कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कहने का मतलब है कि अगर ब्लड आपका बह रहा है तो बह ही रहेगा। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त नहीं जमता है। इससे बता ही अभी। तो कार्य क्या है कि रक्त को, अगर विटामिन के है तो रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। अगर कमी हो जाएगा तो रक्त नहीं जमता है। तो आई होप कि इस चीज़ को आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहेंगे। जैसे कि कोई भी भोजन हो, कोई भी भोजन या खाना हो, अगर उसमें अगर अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी पोषक तत्व अगर अच्छा से उपलब्ध है तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। तो इस चीज़ को आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए पोषक तत्व किसी भी भोजन का नष्ट कैसे हो जाता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। जैसे समझिएगा कि छिलका उतार कर
सब्जियों और फलों को धोने से उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम घर में आलू काटते हैं, तो आलू क्या करते हैं कि हम लोग छील के धोते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि उनमें जो पोषक तत्व हैं या जो विटामिन है उनमें, वो नष्ट हो जाते हैं। तो उनको धोने से पहले, मतलब काटने से पहले, उन्हें पहले काटने से पहले ही धो लें, और जब उसको छीलते हैं उसके बाद ना धोएं। तो यहाँ से हम पोषक तत्वों को बचा सकते हैं। अब जैसे लिखा है कि चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और, या खनिज नहीं होगा, खनिज होगा, खनिज लवण भी नष्ट हो सकते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमें बार बार नहीं धोना चाहिए, एक बार धो दीजिए और उसके बाद बना लीजिए खाना। तो आप समझे कि पोषक तत्वों के नष्ट होने से कैसे इनको हम बचा सकते हैं। तो कोई भी जो छिलका वाला कोई भी अगर आप खाद्य पदार्थ ला रहे हैं, तो उन्हें पहले ही धो लें। छिलका उतार कर धोने के बाद क्या होता है, उनमें विटामिन, कुछ जो विटामिन रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक पॉइंट है कि लो सोडियम नमक क्या होता है। तो जैसे कि आजकल बाजार में उपलब्ध है इनका, ठीक है, आजकल बाजार में उपलब्ध है इनका भोजन का उपयोग। देखिए, लो सोडियम जो है आजकल बाजार में उपलब्ध है, और इनका भोजन में उपयोग रक्तचाप वाले रोगियों को लाभदायक करता है। मतलब जिसको देखिए अगर ब्लड प्रेशर का बीमारी है, हाइपर टेंशन का, तो उनको देखिए क्या होगा कि उनको लो, यानी कि देखिए जिनको अगर रक्तचाप का बीमारी होता है उन्हें ब्लड, मतलब उनको नमक नहीं खिलाना चाहिए। तो उन्हें लो सोडियम नमक दिया जाता है, ताकि ये अगर डाला जाएगा तो स्वाद लगेगा लेकिन उनको असर नहीं करेगा। जैसे फिर से समझाते हैं, समझिएगा क्या होता है लो सोडियम नमक। जैसे कि जिन्हें रक्तचाप का बीमारी है, हाइपर टेंशन का अगर बीमारी है, तो उन्हें अगर नमक खिलाइएगा तो उन्हें और बीमारी बढ़ेगा। तो इसलिए उन्हें लो सोडियम नमक खिलाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। खनिज लवण के स्रोत, अभी तो हम लोग बार बार पढ़ रहे थे खनिज लवण, खनिज लवण। आखिर ये खनिज लवण के स्रोत कहाँ से आते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग वही पढ़ रहे हैं खनिज लवण के स्रोत। तो देखिए पहला है आयोडीन का स्रोत। आयोडीन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मछली से, केकड़ा से, आयोडाइड नमक से, अदरक से और समुद्री उत्पाद से। तो इतने चीज़ अगर हम सेवन करेंगे तो हमें आयोडीन मिल जाएगा। तो ये चीज़ आयोडीन के स्रोत हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फास्फोरस के स्रोत, तो फास्फोरस हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, केला से, दूध से, मिर्च से, फ्रेंच से और बादाम से। यहाँ पर फ्रेंच नहीं होगा, शायद रॉन्ग हो गया यहाँ पे, मिर्च और बादाम, इस चीज़ को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लौह के स्रोत, लौह के स्रोत यानी कि देखिए लौह का मतलब आयरन। देखिए अगर आयरन की कमी हो जाएगा ना, तो हमें आयरन की कमी ही क्या होता है, खून की कमी कहलाता है, और खून की कमी से ही हमें एनीमिया रोग होता है। तो इसके स्रोत कहाँ से, लोह का मतलब स्रोत कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, तो इस चीज़ को देखते हैं। पहला है पालक से, सेब से, मड़ुआ से, साबुत अनाज से और यकृत से। किसी चीज़ का अगर आप कलेजा, यकृत मतलब वही होता है कलेजा, अगर इस चीज़ को खाते हैं तो आपको किसकी मतलब पूर्ति होगा, तो लौह के पूर्ति होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैल्शियम के स्रोत, कैल्शियम कहाँ से मिलता है, दूध, अंडा, मूली, सलगम, केला। इस चीज़ का सेवन करने से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो ये चीज़ थे कैल्शियम के स्रोत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुपोषण। अब आते हैं हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, कि कुपोषण किसे कहते हैं। एक मिनट, कुपोषण किसे कहते हैं। तो अगर देखिए हम लोग भोजन क्यों लेते हैं, तो हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। और हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। और संतुलित भोजन किसे कहते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व है उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कुपोषण किसे कहते हैं। कि जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जैसे कि अगर हम अच्छा से भोजन नहीं खाएंगे या नहीं ग्रहण करेंगे, तो हमें पोषक तत्व नहीं मिलेगा, और इस स्थिति में क्या हो जाएंगे, कुपोषण कहते हैं, और हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इसके कुछ उदाहरण को देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एक होता है सूखा रोग और दूसरा होता है क्वाशियोरकर रोग। तो आइए समझते हैं सूखा रोग क्या होता है और क्वाशियोरकर रोग क्या होता है। सूखा रोग, कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, और जिससे हम सूखा रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके लक्षण क्या है, सूखा रोग के लक्षण, तो शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानेंगे क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर क्या है, यदि भोजन में प्रोटीन कम मिले तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि प्रोटीन में
सॉरी, यदि भोजन में प्रोटीन कम मिले तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोरकर। और इसके लक्षण क्या है, क्वाशियोरकर का लक्षण क्या है, तो बच्चों में वृद्धि रुक जाती है एवं पेट फूल जाता है। तो इस प्रकार का लक्षण देखिए आप लोग को, तो समझ लेगा कि उस बच्चे को प्रोटीन की कमी है और उसको रोग क्वाशियोरकर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है रतौंधी। देखिए विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, रात में कम दिखाई देने लगता है, और जिससे हम क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। नेक्स्ट है घेंघा रोग। घेंघा रोग किसे कहते हैं, तो आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। यह है घेंघा रोग। घेंघा रोग किसे कहते हैं, तो आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि जो फूल जाती है उसे हम घेंघा रोग कहते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि घेंघा रोग कैसे उत्पन्न होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, ठीक ना। और बच्चे मानसिक रूप से मतलब इसमें विकलांग हो जाते हैं, गला फूल जाता है, गले की ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, वो फूल जाती है। अब अभी हम तुरंत बात किए थे कि लौह अयस्क यानी कि एनीमिया के बारे में। तो लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है, ठीक है, और शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे ऐसे ही एनीमिया रोग कहा जाता है, ऐसे ही नहीं, इसे ही लिखना है यहाँ पर, इसे ही एनीमिया रोग कहा जाता है। यानी कि देखिए लौह की कमी होगा तो उसे हम खून की कमी कहेंगे, और इससे शरीर कमजोर हो जाता है और इसे हम एनीमिया रोग कहते हैं। और कमजोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है, और जैसे हमके खून की कमी होगा तो हम लोग कई रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो लौह तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम बताते हैं कि लौह अयस्क कहाँ कहाँ से मिलता है, तो पालक से। अभी तुरंत हम लोग देखिए लौह अयस्क के बारे में तुरंत पढ़े हैं कि लौह अयस्क के पूरा हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, तो पालक से, सेब से, मड़ुआ से, साबुत अनाज से और यकृत से। तो इस चीज़ का सेवन करके हम लौह अयस्क की पूर्ति कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनीमिया तक पढ़ लिए थे। अस्थि और दंत क्षय। अस्थि और दंत क्षय, देखिए अस्थि मतलब हड्डी होता है, दंत मतलब दांत, मतलब तो समझिए दांत। क्षय मतलब होता है कि खत्म होना या खराब होना। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियों और दांत कमजोर हो जाते हैं, जिसे अस्थि और दंत क्षय कहते हैं। क्षय मतलब होता है खत्म होना, और किसका, तो किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो अस्थि और दंत क्षय उत्पन्न हो जाते हैं। इस चीज को आप लोग समझे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पोषक तत्वों की अधिकता। देखिए जैसे कि हम लोग ये पढ़े कि पोषक तत्व यदि कम हो तो हम हो जाते हैं कुपोषण के शिकार। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया है कि पोषक तत्वों की अधिकता, अगर पोषक तत्वों की अधिकता भी हो जा रहा है तभी भी दिक्कत है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग कैसा भोजन लेना चाहिए, तो हम लोग को संतुलित आहार लेना चाहिए कि जिसमें सभी पोषक तत्व अच्छा हो, न ज़्यादा हो न कम हो। तो पोषक तत्वों की अधिकता के कारण क्या होता है, आइए समझते हैं। पोषक तत्व की अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन मोटापा का कारण बनती है और यह समस्त बीमारियों की जड़ है। अगर आपकी पोषक तत्व की अधिकता हो जाए आपके शरीर में तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा और इससे आपको अत्यधिक बीमारी उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और यह समस्त बीमारियों की जड़ है, तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब लास्ट पॉइंट है कि दूषित भोजन यानी कि खराब खाना। खराब खाना किसे कहते हैं, तो बाजार की खुली भोजन सामग्री एक प्रकार की दूषित भोजन है। यानी बाजार की खुली भोजन या खुली खाना जो भी मतलब फुटपाथ पर बेचे जा रहे हैं वो एक प्रकार का कैसा खाना है, तो एक प्रकार का दूषित भोजन है या खराब खाना है। और घर का बासी खाना भी एक प्रकार का दूषित भोजन या खराब खाना है। तो आप लोग समझे होंगे कि दूषित भोजन या खराब खाना क्या होता है। तो ये था लास्ट पॉइंट, और यहीं पर इस चैप्टर को हम लोग आज समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि यह टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।